आज हमारे सामने बिहार की नदियों का कह सकते हैं एक पूरा का पूरा नक्शा है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन नदियों की पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल। कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ जाके मिलती हैं और मतलब रास्ते में क्या-क्या करती हैं। ये सिर्फ एक भूगोल का पार्ट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिहार की धड़कन को समझने की कोशिश है एक तरह से। तो चलिए इसी धड़कन को महसूस करते हैं। बिल्कुल, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को इन नदियों के बहाव के साथ महसूस करें। तो चलिए एक काल्पनिक नाव पर सवार होते हैं। क्या बात है। हम बिहार में ठीक वहीं से दाखिल हो रहे हैं जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है। अच्छा, तो हमारा सफर शुरू हो रहा है बक्सर के पास चौसा से। जी हाँ, जहां गंगा बिहार की जमीन को पहली बार छूती है। और यहाँ से लेकर कटिहार तक, जहाँ ये राज्य को अलविदा कहती है, ये नदी लगभग 445 किलोमीटर का फासला तय करती है। 445 किलोमीटर। ये तो मतलब दिल्ली से कानपुर पहुंच जाने जैसा है। हाँ, और इस 445 किलोमीटर के सफर में ये अकेली नहीं है। ये एक मुख्य धमनी की तरह है और रास्ते में उत्तर और दक्षिण से कई छोटी बड़ी सहायक नदियां शिराओं की तरह इसमें आकर मिलती हैं। पूरे राज्य में जीवन पहुंचाती हैं। बिल्कुल। इस एक उपमा से ही पूरा तंत्र समझ में आ जाता है। ये देखिए 12 जिलों से होकर गुजरती है 12 जिले। और सबसे लंबा ठहराव करीब 99 किलोमीटर का राजधानी पटना में है। तो पटना का गंगा से इतना गहरा रिश्ता क्यों है, ये आंकड़ा एकदम साफ कर देता है। ठीक है, तो हमारी नाव गंगा की धारा में है। अब अगर हम अपने बाईं ओर देखें, मतलब उत्तर की तरफ, हाँ, तो हिमालय से आने वाली पहली बड़ी नदी कौन सी है जो हमसे मिलने आ रही है? देखिए, उत्तर से आने वाली नदियों का एक पूरा काफिला है जो पश्चिम से पूरब की ओर एक एक कर गंगा में मिलता है। अच्छा, तो सबसे पहले पश्चिमी सीमा पर हमें घाघरा नदी मिलती है। घाघरा। इसका नाम आते ही तो मुझे उत्तर प्रदेश याद आता है, सरयू नदी। बिल्कुल सही। इसे सरयू भी कहते हैं और अयोध्या इसी के तट पर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत में इसे बिहार की सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। ये बहुत दिलचस्प है। यानी बिहार में घुसते ही एक तरफ गंगा है और दूसरी तरफ से सबसे पवित्र मानी जाने वाली घाघरा आकर उसमें मिल रही है। यही तो नदियों का सांस्कृतिक पहलू है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, ये आस्था का प्रवाह भी है। और घाघरा बक्सर के पास ही गंगा में विलीन हो जाती है। वहीं जहां से हमारा ये सफर शुरू हुआ है। जी। ठीक है, घाघरा से हमारी मुलाकात हुई। अब हमारी नाव थोड़ी और आगे बढ़ती है। उत्तर से अगली कौन सी नदी दिख रही है? अगली बड़ी नदी है गंडक। इसका एक और नाम भी है नारायणी। नारायणी। हाँ, ये वाल्मीकि नगर से बिहार में दाखिल होती है, जहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा। ये नदी सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग के लिहाज से भी खास है। इस पर त्रिवेणी बांध बना है। त्रिवेणी बांध, ये नाम तो सुना हुआ है। ये कोई साझा प्रोजेक्ट है ना? हाँ, बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। ये दिखाता है कि नदियां कैसे दो राज्यों को बांटने के साथ साथ सहयोग के लिए जोड़ भी सकती हैं। तो घाघरा की आध्यात्मिकता के बाद गंडक की ऊर्जा उत्तर की नदियों के मिजाज में काफी विविधता लगती है। बहुत ज्यादा। और गंडक के बाद एक दिलचस्प जोड़ी आती है, बूढ़ी गंडक और बागमती। बूढ़ी गंडक। हाँ, जैसा कि नाम से लगता है, ये गंडक की ही पुरानी धारा मानी जाती है जो अब अलग होकर बहती है। ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये अकेली नहीं बहती? नहीं, आगे चलकर इसमें बागमती नदी आकर मिल जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का संगम है जो गंगा में मिलने से पहले ही हो जाता है। ये तो एक मिनी नदी तंत्र जैसा हुआ। बिल्कुल। बागमती खुद नेपाल के काठमांडू से होकर आती है और अपने साथ बहुत सारा पानी और मिट्टी लाती है। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो इनकी शक्ति बढ़ जाती है और फिर ये संयुक्त धारा पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ये दिखाता है कि बिहार का उत्तरी मैदान इन नदियों के जाल से कैसे बुना हुआ है। एकदम। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। अब हम उस नदी के इलाके में आ रहे हैं जिसका नाम सुनते ही बिहार में लोगों के मन में एक साथ सम्मान और डर दोनों भाव आते हैं। आप कोसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, यहाँ आकर नदियों का चरित्र एकदम बदल जाता है। कोसी को यूं ही बिहार का शोक नहीं कहा जाता। इसकी सबसे बड़ी खासियत, या कहें कि कुख्यात बात, इसका रास्ता बदलना है। एक मिनट, स्रोत में इसे विश्वासघाती नदी भी कहा गया है। ये तो बहुत ही कठोर शब्द है। बिहार का शोक तो मैंने सुना था, लेकिन विश्वासघाती सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये नदी कोई इंसान हो जो हर साल धोखा दे जाती है। और स्थानीय लोगों के लिए ये अनुभव कुछ ऐसा ही है।
आप सोचिए, जहां इस साल आपका खेत है, हो सकता है अगली बाढ़ में कोसी वहां से बहने लगे और आपका खेत नदी बन जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हिमालय की ऊंचाइयों से अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट या गाद लेकर आती है। अच्छा। और जैसे ही मैदानी इलाके में पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। अच्छा। वो गाद जमा होती जाती है, नदी का अपना रास्ता बंद हो जाता है और पानी बगल से नया रास्ता बना लेता है। यानी ये अपनी ही लाई मिट्टी के जाल में फंसकर दिशा बदलने को मजबूर हो जाती है। और इसका उद्गम भी तो खास है ना? हाँ, नेपाल में इसे सप्तकौशिकी कहते हैं, क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। 7 धाराएं? जी। ये 7 नदियां मिलकर जो ताकत बनाती हैं, वही बिहार में आकर इतनी उथल-पुथल मचाती हैं। बिहार में इसमें कमला जैसी और नदियां भी मिलती हैं और आखिर में ये कुर्सेला के पास गंगा में समा जाती है। तो उत्तर बिहार की इस यात्रा में हमारी नाव अब पूर्वी छोर की तरफ बढ़ रही है। इस काफिले की आखिरी नदी कौन सी है? सबसे पूर्व में हमें महानंदा नदी मिलती है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों में सबसे पूर्वी है। तो देखिए, हमारे पास पश्चिम से पूरब का एक स्पष्ट क्रम बन गया है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ये सब हिमालय की बेटियां हैं। हाँ, जो अपना सब कुछ लाकर गंगा में अर्पित कर देती हैं। तो ये थी उत्तर की कहानी, हिमालय का पानी, बाढ़ का डर, आध्यात्म और ढेर सारी ऊर्जा। लेकिन गंगा सिर्फ एक तरफ से पानी नहीं लेती। अब अगर हम अपनी नाव को बीच धारा से दक्षिण की ओर मोड़ें, तो वहां का नजारा कैसा है? बिल्कुल। वहां की नदियों में हिमालय का शोर नहीं, बल्कि पठार का ठहराव है। आपने बहुत सही पकड़ा। दक्षिण का नजारा बिल्कुल अलग है। ये नदियां हिमालय के बर्फ से नहीं, बल्कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। इसीलिए इनका प्रवाह उत्तर की ओर गंगा की तरफ होता है। एकदम। ये शांत है, लेकिन इनका भी अपना एक चरित्र है। तो दक्षिण में हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होगी? पश्चिम से ही? हाँ, अगर हम दक्षिण में पश्चिम से शुरू करें तो पहली नदी है कर्मनासा। कर्मनासा। और यहीं पर एक गजब का विरोधाभास सामने आता है। याद है, हमने घाघरा को सबसे पवित्र नदी कहा था। हाँ, बिल्कुल। कर्मनासा को ठीक उसका उल्टा सबसे अपवित्र माना जाता है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। पवित्र और अपवित्र, बिहार की सीमा पर ही पवित्रता और अपवित्रता की ये दो बड़ी अवधारणाएं नदियों के रूप में मौजूद हैं। जी। ये नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है? लोक कथाओं के अनुसार इस नदी में नहाने से अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसका नाम कर्मनाशा पड़ा। अच्छा। बेशक ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि लोक मान्यताएं हैं, पर यह दिखाता है कि हमारे समाज में नदियों को सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि नैतिक और चारित्रिक प्रतीकों के रूप में भी देखा गया है। ये बहुत गहरी बात है। कर्मनाशा के बाद पठार से आने वाली अगली नदी कौन सी है? इसके बाद आती है सोन नदी, और इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। क्या? इसकी लाल बालू। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये इस नदी के सफर की कहानी है। ये बताता है कि ये नदी मध्य प्रदेश की खनिज संपन्न अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक से, हाँ, खास तरह की चट्टानों को घिसते हुए अपना रास्ता बनाती है। तो जब आप पटना के पास सोन का लाल रेत देखते हैं, तो आप असल में सैकड़ों किलोमीटर दूर के भूगोल को छू रहे होते हैं। वाह, यानी नदी अपने साथ अपने उद्गम की मिट्टी, अपनी पहचान लेकर चलती है। सोन नदी भी पटना के पास ही गंगा से मिलती है। हाँ, पटना एक बहुत बड़े संगम पर बसा शहर है। एक तरफ से गंगा, दूसरी तरफ से गंडक और दक्षिण से सोन। और इसके थोड़ा और पूरब चलें तो पुनपुन नदी आती है। ये पटना के पास फतुहा नाम की जगह पर गंगा में मिलती है। फतुहा? हाँ, यहाँ के बारे में स्रोत में एक आधुनिक जानकारी भी दी गई है। यहाँ एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। जी। ये कितना दिलचस्प है कि जहाँ सदियों से नदियों का मिलना जुलना हो रहा है, वहीं आज के दौर में सामान और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। और ये कोई संयोग नहीं है। नदियों के संगम हमेशा से व्यापार और परिवहन के केंद्र रहे हैं। सही बात है। आज बस उनका रूप बदल गया है। फतुहा का लॉजिस्टिक पार्क उसी प्राचीन भौगोलिक महत्व का आधुनिक अवतार है। पुनपुन के बाद अगली नदी का तो नाम ही इतिहास और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आप फल्गु नदी की बात कर रही हैं? नहीं, आप कर रही है, मैं तो बस इशारा कर रहा था। हाँ, फल्गु। ये गया शहर से होकर बहते हैं और इसी नदी के किनारे बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये नदी बाकी नदियों की तरह हमेशा पानी से भरी नहीं रहती। अक्सर इसका पानी रेत के नीचे बहता है। अच्छा, इसे अंतःसलिला कहते हैं ना? बिल्कुल। ये नदी बिहार की आध्यात्मिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये वो जगह है जहां एक इंसान सिद्धार्थ से बुद्ध बन गया। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, दक्षिण की नदियों की अपनी अलग ही दुनिया है। क्या इस कड़ी में और भी नाम है? हाँ,
फाइगु के बाद स्रोत में 2 और नदियों का जिक्र है, क्यूल और अजय। इनके बारे में भले ही कम जानकारी दी गई हो, पर इनका होना ये दिखाता है कि दक्षिण का तंत्र कितना घना है। ये वो छोटी छोटी सहायक धाराएं हैं जो मिलकर बड़ी नदियों को ताकत देती हैं। बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे छोटी छोटी कहानियां मिलकर एक बड़ा इतिहास बनाती है। तो अब हमारी नाव बिहार के पूर्वी छोर की तरफ बढ़ रही है। हमने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से आने वाली नदियों को गंगा में मिलते हुए देखा। अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें तो ये नदियों का नक्शा बिहार के बारे में हमें क्या सिखाता है? कुछ बातें बिल्कुल साफ होकर उभरती हैं। पहली तो यही कि गंगा बिहार को कैसे 2 अलग-अलग भौगोलिक हिस्सों में बांटती है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी पठारी किनारा। और ये सिर्फ नक्शे की लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वहाँ की मिट्टी, खेती, बाढ़ की आशंका और यहाँ तक कि लोगों के रहन-सहन के तरीके को भी तय करती है। और दूसरा बिंदु जो मुझे बहुत साफ दिखा वो है इन दोनों हिस्सों की नदियों के मिजाज का फर्क। बिल्कुल। उत्तर की नदियां हिमालय हैं, युवा, बेचैन, ज्यादा पानी और गाद वाली, और अक्सर विनाशकारी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कोसी है। हाँ। वहीं दक्षिण की नदियां पठारी हैं। वे ज्यादा उम्रदराज, शांत और अपने रास्ते पर स्थिर रहने वाली हैं। एक तरफ हिमालय का रौद्र रूप है तो दूसरी तरफ पठार का ठहराव। ये तो प्रकृति का अंतर हुआ, लेकिन एक और परत है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक।